तो चलिए अपनी कहानी के पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। 275 से 550 ईस्वी का वो राजसी दौर जिसे हम सब स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। अब गुप्त स्वर्ण युग सिर्फ एक नाम नहीं है। 275 से 550 ईस्वी तक फैला ये वो काल था जब भारत में गजब की समृद्धि थी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इस गुप्त युग की आधिकारिक स्थापना मूल रूप से चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। यहीं से इस साम्राज्य ने एक महाशक्ति के रूप में अपने असली पहचान बनानी शुरू की। अब सवाल ये उठता है कि यह विशाल सत्ता आगे कैसे बढ़ी। इसे समझने के लिए हमें गुप्त राजाओं के इस पैतृक वृक्ष यानी फैमिली ट्री को देखना होगा। चलिए इस वंशावली को थोड़ा सुलझाते हैं। देखिए, साम्राज्य की शुरुआती नींव तो 275 ईस्वी में श्रीगुप्त और घटोत्कच ने रख दी थी, लेकिन इसे एक असली और विशाल ताकत बनाया चंद्रगुप्त प्रथम ने। फिर उनके बाद आए समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने तो कमाल ही कर दिया। इनके नेतृत्व में साम्राज्य की सीमाएं इतनी तेजी से फैली कि ये बस कोई आम राजशाही नहीं बल्कि एक तेजी से बढ़ता हुआ साम्राज्य बन गया। और ये सिलसिला यही नहीं थमा। कुमारगुप्त प्रथम से होते हुए स्कंदगुप्त और अंत में 550 ईस्वी में विष्णुगुप्त तक। जरा सोचिए, एक सदी से भी ज्यादा समय तक सत्ता पर इतनी मजबूत पकड़। ये साफ दिखाता है कि स्वर्ण युग की जड़ें कितनी ज्यादा गहरी और मजबूत थीं। अब इन राजाओं का नाम तो हमने जान लिया, लेकिन इन्होंने अपना रुतबा कैसे बढ़ाया? इसका सीधा सा जवाब है उनकी भारी भरकम उपाधियां और ताबड़तोड़ जीतें, जिन्होंने इन्हें बाकी आम शासकों से कहीं ऊपर कर दिया। अब जरा इन उपाधियों को देखिए। ये राजा सिर्फ अपना नाम नहीं लिखते थे, बल्कि ऐसी उपाधियां लगाते थे जो सीधे सीधे उनकी ताकत का ऐलान करती थीं। पहले शासक श्रीगुप्त ने खुद को आदिराज महाराज कहा। चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने सबसे पहले सिक्के जारी किए, उन्होंने महाराजाधिराज का भव्य टाइटल लिया। और चंद्रगुप्त द्वितीय को तो विक्रमादित्य के नाम से जाना गया। वैसे इनका एक और नाम देवगुप्त भी था। ये उपाधियां उनकी ताकत का साक्षात प्रमाण थी। और जब सैन्य ताकत की बात आती है तो समुद्रगुप्त का नाम सबसे ऊपर आता है। इनकी युद्ध नीतियां इतनी बेमिसाल थीं कि इतिहास में इन्हें भारत का नेपोलियन तक कह दिया गया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये उनके अजेय होने और जबरदस्त दबदबे का सबसे बड़ा सबूत है। जीत का ये शानदार सिलसिला चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी बखूबी कायम रखा। उन्हें शक विजेता का महान दर्जा मिला। शकों को हराना उस युग की सबसे बड़ी कूटनीतिक और सैन्य जीतों में से एक थी। इसने साम्राज्य को सच में एक अजेय रुतबा दिला दिया। जाहिर है, जहां इतनी अजेय ताकत होगी वहां आर्थिक समृद्धि तो होगी ही। इस स्वर्ण युग की अपार संपत्ति का सबसे बड़ा प्रतीक थे इनके सोने के सिक्के, जिन्हें दीनार कहा जाता था। ये दीनार सिर्फ लेन देन का तरीका नहीं थे, बल्कि उस वक्त की विशाल आर्थिक ताकत की जीती जागती मिसाल थे। खैर, राजनीति और पैसे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इस काल ने वास्तुकला और संस्कृति के मामले में क्या कमाल किए, जिसने भौतिक रूप से दुनिया को एक नया आकार दिया। गुप्त काल में निर्माण के क्षेत्र में सच में एक क्रांति आ गई थी। इसी दौर में वो शानदार राजसी वराह गुहाएं बनी, बेहद बारीकी से तराशी गई जटिल बुद्ध गुफाएं वजूद में आई और देवी देवताओं के अनगिनत भव्य मंदिर बनाए गए। ये दौर शाब्दिक अर्थों में कलात्मक रूप से एक नई दुनिया गढ़ रहा था। और अगर हम उस समय के साहित्य पर गौर करें तो एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक बारीक बात सामने आती है। मुद्रा राक्षस नाम के एक प्राचीन ग्रंथ में कायस्थ शब्द का बिल्कुल साफ उल्लेख मिलता है। यह हमें बताता है कि उस वक्त का सामाजिक और प्रशासनिक ढांचा धीरे धीरे साहित्य में भी कैसे अपनी जगह बना रहा था। तो अभी तक हमने देखा एक शांत, बेहद व्यवस्थित और समृद्ध स्वर्ण युग। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इसी ऐतिहासिक दस्तावेज में सीधे 1100 साल आगे भविष्य में छलांग लगा दें? शासन, संघर्ष और सत्ता का ये पूरा परिदृश्य अचानक कैसे बदल जाएगा? बिल्कुल, अब हम सीधे एंट्री कर रहे हैं 17वीं सदी के उस मारकाट भरे दौर में, यानी मराठा मुगल संघर्ष। पिछले युग की शांति के मुकाबले यहाँ माहौल बेहद तनावपूर्ण, रणनीतियां आक्रामक और चुनौतियां जानलेवा थीं। 17वीं सदी का ये घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलता है कि पलक झपकने का भी मौका नहीं मिलता। 1656 में जावली के किले पर विजय, 1659 में अफजल खां की करारी हार, 1665 में मजबूरी में की गई पुरंदर की संधि और फिर 1666 में वो ऐतिहासिक आगरा की कैद। ये पूरी तरह से एक चरम सैन्य और कूटनीतिक उथल-पुथल का दौर था। और अगर इन घटनाओं की गहराई में जाएं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1659 में बीजापुर के सरदार अफजल खां को शाब्दिक रूप से बाघ के पंजों यानी बघन खे से मार गिराया गया था।
फिर 1665 में औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा, जिसके दबाव में पुरंदर का किला हाथ से निकला और संधि थोप दी गई। और 1666 में औरंगजेब का शिवाजी को आगरा के जयपुर भवन में कैद कर लेना, ये विशुद्ध रूप से शक्ति प्रदर्शन और जबरदस्त प्रतिरोध की कहानी बयां करता है। इतने भयंकर संघर्ष और क्षेत्रीय प्रतिरोध के बीच भी मराठों ने अपनी एक अलग आधिकारिक पहचान मजबूती से बनाए रखी। उनके ऐतिहासिक दस्तावेजों और लेखों में मुख्य रूप से मोड़ी लिपि का इस्तेमाल होता था। यह सिर्फ एक लिखावट का तरीका नहीं था, बल्कि उनके प्रशासन की स्वतंत्रता का एक मजबूत प्रतीक था। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हम अपनी यात्रा के अंत पर हैं और एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने है। गुप्तों के चमकते सोने के सिक्कों यानी दिनार से लेकर मराठों के उन घातक बाघ के पंजों तक, इन 1100 सालों में भारत में सत्ता के मायने पूरी तरह से कैसे बदल गए, है ना गजब का विरोधाभास। एक तरफ अथाह समृद्धि और कला, तो दूसरी तरफ अपने वजूद और आज़ादी की तीखी जंग। ये इतिहास का अद्भुत विकास है। इस सफर में साथ चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।